हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं रोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरी ट्यूटर क्लासेस में। तो गाइस आज हमारा लेक्चर नंबर 16 रहने वाला है। तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि कल मैंने आपसे कहा था कि आज मैं ये डिस्कस करूंगा। तो गाइस आपने कहा था कि सर प्रियम्बल जो है हमारे सिलेबस में नहीं है। तो गाइस देखिए, इसमें कुछ ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, क्योंकि देखो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो 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 शुरुआत होती है वो प्रियम्बल से ही होती है। ठीक है, तो अगर प्रियम्बल नहीं पढ़ेंगे तो समझो कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा ही नहीं है। ठीक है गाइज, तो गाइज कोई बात नहीं, अगर आप सिलेबस के बाहर भी एक टॉपिक पढ़ लेते हो जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो गाइज उसमें उसको पढ़ने में कोई भी दिक्कत परेशानी हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो गाइज आओ लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रियम्बल के बारे में। डेली क्लासेस की हमारी ये रूटीन रहती है गाइज। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे आज की रूटीन रहती है जो हम आज करने वाले हैं। ठीक है, पहले कोटेशन डिस्कस करेंगे, फिर लेसन डिस्कस करेंगे, फिर हम एमसीक्यूज लास्ट में डिस्कस करते हैं। तो गाइज इसकी जो पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है। गाइज टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं, तो गाइज उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी आज की कोटेशन है गाइज। क्या है? यू विल नेवर ऑलवेज बी मोटिवेटेड सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन। ठीक है, देखो आप हमेशा क्या है, हमेशा आप मोटिवेट नहीं रह सकते हैं। ठीक है, हम कभी कभी ऐसे होता है कि हम कभी कभी बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, किसी को देख के इंस्पायर हो जाते हैं कि नहीं यार अब मुझे भी कुछ करना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हमेशा मोटिवेट रहने के लिए यू मस्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। तो आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, तभी आप हमेशा क्या रह पाओगे, तब भी आप हमेशा मोटिवेट रह पाओगे गाइस। ठीक है, तो देखते हैं प्रियम्बल क्या है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, उसका प्रियम्बल क्या बताता है? एक आइडेंटिटी कार्ड जिसे बोलते हैं ना, हमारा आइडेंटिटी कार्ड है, वैसे ही ये प्रियम्बल भी है। देखते हैं जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था, ठीक है, वॉज द फर्स्ट टू बिगन। पहले हम अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें प्रियम्बल से शुरुआत होती थी। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि इंडिया हो गई, ठीक है, फिर इंडिया ने भी इसको क्या किया, इसी प्रैक्टिस को फॉलो किया। जो टर्म प्रियम्बल जो है इसमें क्या होता है कि इंट्रोडक्शन दी है या प्रीफेस, जो जैसे हमारी बुक का प्रीफेस होता है ना, पहला पेज की इसमें आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पहले भी एक प्रियम्बल का पेज दिया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें समरी है या एसेंस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो इसमें दिया हुआ है। तो N.A. पालखी वाला का नाम याद रखेगा कि N.A. पालखी वाला ये एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे। इन्होंने प्रियम्बल को कहा है कि ये आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है गाइज, तो जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल जो है ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे बेस है। जब मैंने आपसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन डिस्कस किए थे तो गाइज एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है, तो गाइज देखिए क्वेश्चन का आंसर ना जरूर दीजिएगा। इससे क्या होता है, मुझे मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे पढ़ाने का आगे बच्चों को कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ ज्ञान हो रहा है, तो मुझे पता लग जाता है कि बच्चों को कुछ ज्ञान हो रहा है। तो गाइज ये किसने क्या बोलते हैं, डेट कौन सी थी, कौन सी डेट को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में मूव किया था। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये और इसको अमेंड किया गया था हमारे प्रियम्बल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, और इसमें 3 नई चीजों को ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी। आपसे पूछा जाए कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है, हमारे प्रियम्बल में क्या कुछ ऐड किया गया था? हाँ बिल्कुल किया गया था। क्या किया गया था? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी को गाइज ऐड किया गया था। तो गाइज जो है टेक्स्ट जो है प्रियम्बल के वो कुछ इस तरह है कि आज की जो प्रेजेंट फॉर्म है अमेंडमेंट के बाद वो इस तरह है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉवरनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल सिटीजन। कहते हैं कि हम सब इंडिया के लोग हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, इंडिया को एक सॉवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है और जितने भी इसके सिटीजन हैं उनको सिक्योर करना है। ठीक है, जस्टिस जो होना चाहिए सबको, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का सब कुछ हमें लिबर्टी होना चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है, हमें स्टेटस की इक्वलिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी में हमें सबको एक बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और जितने भी ये हैं उन सब के बीच में इसको प्रमोट किया जाना चाहिए, लोगों के बीच में फ्रेटर्निटी होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल की डिग्निटी को एश्योर करना चाहिए और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो नेशन की उसको बनाए रखना चाहिए। और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या हुआ,
26 डे ऑफ नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को क्या किया, हेयर बाई अडॉप्ट किया गया, इनेक्ट किया गया और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन सौंपा गया। ठीक है गाइज, तो आगे देखते हैं इससे कुछ इंग्रेडिएंट्स भी हैं इसके क्या क्या हैं। जो प्रियम्बल जो है इसके 4 इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, वो रिवील करता है, या कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं 4 कंपोनेंट है। क्या है कि ये सोर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इनके अथॉरिटी का सोर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, उसके बाद यानी कि देखो इसकी जो अथॉरिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वो कहाँ से आती है, वो सब इंडिया के लोगों से ही आती है। उसके बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट यानी कि इंडियन स्टेट का नेचर कैसा है ये डिक्लेयर करता है कि इंडियन की स्टेट को कैसा होना चाहिए, सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिकन पॉलिटी, ऐसा सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए। फिर कहता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होने चाहिए, यानी कि जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी एज ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए हर किसी स्टेट के। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद इसके अडॉप्शन की डेट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, इनैक्टमेंट की डेट यानी कि इन्फोर्समेंट की डेट इसमें नहीं दी गई है गाइस, याद रखेगा, इन्फोर्समेंट की डेट इसमें नहीं दी गई है, बल्कि इसमें सिर्फ अडॉप्शन की डेट दी गई है। क्या, इट्स स्टिपुलेटेड नवंबर 26 1949 द डेट। ठीक है, नवंबर 26 1949 ठीक है अडॉप्शन की डेट है, बल्कि इसमें एनफोर्समेंट की डेट नहीं है गाइज। तो आप मुझे बताएंगे कि हमारा क्वेश्चन है आपके लिए फिर से कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया था, कौन सी डेट को इन्फोर्स किया गया था, लागू किया गया था। ठीक है, अब कुछ कीवर्ड जो है हमारे प्रियम्बल के, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, इनको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा थोड़ा। ठीक है, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सॉवरेन क्या है, वर्ड सॉवरेन का मतलब होता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, ना ही हम किसी दूसरे नेशन की डोमिनियन है। ठीक है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ठीक है, सॉवरेन का मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट हैं और हमारे ऊपर कोई भी अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स को फ्रीली कंडक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब होता है गाइस सॉवरेन। ठीक है, तो इन 1949 में क्या था, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया था कि उसकी जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ नेशन के लिए क्या करेगी, वो कंटिन्यू करेगी। ठीक है, और ब्रिटिश क्राउन को एक्सेप्ट करेगी एज हेड ऑफ द कॉमनवेल्थ। तो गाइस कॉमनवेल्थ नेशन कौन से होते हैं, कॉमनवेल्थ नेशंस वो नेशन होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया है, रूल किया है। समझ आइएगा इस कॉमनवेल्थ नेशन कौन से होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे जो इंडिया की मेंबरशिप जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, इज ऑल्सो इन नो वे कॉन्स्टिट्यूट अनलिमिटेशन। यूएनओ की जो, अगर हम यूएनओ के मेंबर जो हैं वो भी हमारे ऊपर, हमारी सॉवरेंटी के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं लगा सकता है गाइज। ठीक है, बीइंग अ सॉवरेन स्टेट, हम अगर एक सॉवरेन स्टेट है तो इंडिया कैन इधर एक्वायर, हम किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, या किसी भी टेरिटरी के उसको क्या कर सकते हैं, सीड कर सकते हैं इन फेवर ऑफ द फॉरेन स्टेट लिमिटेशन ऑन हर सॉवरेंटी। ठीक है, समझ आया कि हमें कोई भी हमारी सॉवरेंटी पे कोई भी लिमिटेशन नहीं लगा सकता है। ठीक है, फिर अगला जो कीवर्ड है वो है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट क्या है, देखो जब ये 42nd अमेंडमेंट कब हुई थी, अब आप एक चीज बोलेंगे कि 42nd अमेंडमेंट जो है, ठीक है, इसको और क्या कहा जाता है। ठीक है, अच्छी टर्म में क्या कहा जाता है आप मुझे बताएंगे। जब 42nd अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, उससे पहले क्या हुआ था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट नाम का कोई चीज नहीं थी। ठीक है, सोशलिस्ट हमारे प्रियम्बल में नहीं था। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये 42nd अमेंडमेंट के बाद यहाँ पे ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, अगर हम ये कहें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये क्लियर दिया हुआ था कि सोशलिस्ट नहीं था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी जो है इसने अपने एक रेजोल्यूशन में क्या किया, इसको अडॉप्ट किया कि वो एक सोशलिस्टिक पैटर्न बनाएंगे सोसाइटी का। ठीक है, कहाँ पे, जब इसका आबादी सेशन था, ठीक है, 1900 एज अर्ली इन 1955 एंड टुक मेजर्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, जब उनका आबादी सेशन हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने इस एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया खुद से कि वो एक सोशलिस्टिक पैटर्न बनाएंगे सोसाइटी का। ठीक है, और उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली कुछ मेजर्स लिए। अगर देखा जाए तो इंडिया का जो ब्रांड है सोशलिज्म का, ये एक डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, ना के कम्युनिटिक सोशलिज्म है। ठीक है, जिसको हम स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि नेशनलाइजेशन होती है हर एक मीन्स की प्रोडक्शन जो होगी, ठीक है, और जो एबोलिशन जो होगी प्राइवेट प्रॉपर्टी की। तो गाइस मैं सिंपल बोलता हूँ कि सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, सोशलिज्म वो सोशलिज्म है
जहां पे सारा कुछ क्या होगा, किसके उसमें होगा, सब गवर्नमेंट के हाथों में होगा। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब कुछ क्या है, सब यहाँ पे प्राइवेट भी है और गवर्नमेंट भी है। ठीक है, यहाँ पे दोनों की यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। ठीक है, इंडिया का ब्रांड जो है वो डेमोक्रेटिक है, ना कि कम्युनिटिक जो सोशलिज्म है। ठीक है, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी कहते हैं। आगे देखते हैं कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो है ये क्या करता है। यहाँ पे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होते हैं और प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे साइड बाय साइड एग्जिस्ट करते हैं गाइज। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म जो है हमारे पास सेक्युलर है। ठीक है, जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा दिया हुआ है उसको आप पीडीएफ में पढ़ सकते हैं। जब पीडीएफ आपको मिल जाएगी उसके बाद पीडीएफ में इसके सब देख सकते हैं। ठीक है, सेक्युलर जो है, सेक्युलर टर्म को ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 1976। देखा मैंने पहले कहा था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जो है ये तीन चीजें बाद में ऐड की गई हैं, बाकी जिसमें पहले इसमें ऐड थी। ठीक है, जबकि देखो क्या हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कहा कि ठीक है, जो वर्ड सेक्युलर स्टेट है, ये 9 नहीं यहाँ पे, जो वर्ड सेक्युलर स्टेट है इसको एक्सप्रेसली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया था। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो है वो यहाँ पे इसको एस्टैब्लिश करना चाहते थे ऐसी स्टेट को, और अकॉर्डिंगली 25 to 28 हमारे जो आर्टिकल हैं ये हमें गारंटी देते हैं कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, हैव बीन इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बल्कि उनके दिमाग में पहले ही चल रहा था कि हमें इसको सेक्युलर स्टेट बनाना है, इसलिए आर्टिकल 25 से 28 तक हमें दिए गए हैं। ठीक है, उसमें हमें फ्रीडम यानी कि हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, जो हमें अच्छा लगता है। इसके बाद है अगला कीवर्ड हमारे पास डेमोक्रेटिक। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो होती है स्टिपुलेटेड, इसको प्रेम्बल में स्टिपुलेट किया गया है, रखा गया है। ठीक है, ये कौन सी डॉक्ट्रिन पे बेस है, यानी कि पॉपुलर सॉवरेंटी की डॉक्ट्रिन पे बेस है। ठीक है, दैट इज पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल। ठीक है, लोगों के द्वारा सुप्रीम पावर को पोजेस करना है। तो डेमोक्रेसी आपको पता है कि दो टाइप की डेमोक्रेसी होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो लोग जो होते हैं, लोगों के पास यहाँ पे क्या होती है, सुप्रीम पावर होती है डायरेक्टली, एज इन द केस इन द स्विट्जरलैंड। ठीक है, जैसे कि स्विट्जरलैंड में होती है। यहाँ पे 4 डिवाइसेस होती है हमारी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, जिसे हम रेफरेंडम कहते हैं, इनिशिएटिव कहते हैं, रिकॉल कहते हैं और प्लेबिसाइड कहते हैं। हम अगली स्लाइड में इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, यानी कि हमारी जो इंडिया में डेमोक्रेसी, देखो आपको बताता हूँ कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी जो है क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, यानी कि हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। ठीक है, और लोग ही यहाँ पे एक सुप्रीम पावर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो कानून बनेंगे तो वो कौन बनाएगा, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव भेजा होगा, जिसको हमने इलेक्ट किया होगा, वो वहाँ पे रूल करेगा। ठीक है, लॉ बनाएगा। अब थोड़ा इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होते हैं। रेफरेंडम, तो गाइस रेफरेंडम क्या होता है, एक ऐसा प्रोसीजर होता है जहाँ पे एक लेजिस्लेशन लाया जाता है। ठीक है, वो इलेक्टोरेट के सामने रखा जाता है। अगर उनके डायरेक्ट वोट, ठीक है, डायरेक्ट वोट उनके लिए जाते हैं कि हाँ भाई आप इस प्रपोजल को मानते हो नहीं मानते हो, उसे कहते हैं रेफरेंडम। ठीक है, तो उसके बाद है हमारा इनिशिएटिव। तो इनिशिएटिव आप समझ सकते हैं कि इनिशिएटिव लेना। ठीक है, ये ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसके जरिए क्या होता है, लोग प्रपोज कर सकते हैं किसी बिल को लेजिस्लेचर में किसी इनेक्टमेंट के लिए। ठीक है, इनिशिएट कर सकते हैं, उसे कहते हैं इनिशिएटिव। ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही एक क्या है, एक प्रोसीजर है, वहां पे ऐसे होता है। फिर होता है रिकॉल। रिकॉल एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए क्या होता है, वोटर जो होते हैं किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या ऑफिसर को उसके जब उसकी टर्म के उसका जो टेन्योर होता है उसकी एक्सपायरी के पहले ही उसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्यों रिमूव करेंगे, जब वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर रहा होगा, फेल हो जाएगा, उस वक्त उसको वो रिमूव कर सकते हैं वहां से। उसके बाद आता है प्लेबिसाइड। तो प्लेबिसाइड क्या है, एक ऐसा मेथड है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ऑब्टेनिंग द ओपिनियन इंडिया एज अ पीपल और एनी इश्यू, जो यानी कि किसी भी इश्यू पे लोगों की राय ली जाएगी। ठीक है, जो ऐसा इश्यू होगा पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है, जिसमें लोगों की भलाई के लिए बताया गया हो। ठीक है, उस इश्यू पे क्या होगा, इंडिया के लोग जो है उनके ओपिनियन लिए जाएंगे। ठीक है, इसलिए जैसे कि टेरिटोरियल डिस्प्यूट होता है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर का टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, पीओके का टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब इन टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, प्लेबिसाइड होता है, कि लोगों की राय ली जाती है। तो गाइस रेफरेंडम कहाँ पे हुआ था रिसेंटली, जब ब्रेग्जिट हुआ था,
क्या हुआ था, ब्रेग्जिट हुआ था, यानी कि ब्रिटेन से, यानी कि क्या हुआ था, एग्जिट हुआ था यूरोपियन यूनियन से। क्या हुआ था, जब ब्रिटेन क्या है एग्जिट हुआ था, उसको कहते हैं, मतलब वहां पे लोगों की राय ली गई थी कि आप क्या करना चाहते हैं, लोगों ने डायरेक्ट वोट किया। अब देखो ये हमारे इंडिया में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा जियोग्राफिकल एरिया जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, इसलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो सकता गाइज। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गई होंगी सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं, अगला कीवर्ड है हमारे पास रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक पॉलिटी जो है इसको हमने कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, मोनार्की एंड रिपब्लिक। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है कि जो जो स्टेट का हेड होता है, ठीक है, चाहे वो यूजुअली किंग या क्वीन ही होता है, वो एक हेरिडिटरी पोजीशन, यानी कि उसके दादा, फिर उसके पिताजी, फिर आगे वो, फिर आगे उसके बच्चे, यानी कि हेरिडिटरी चलता है। ठीक है, तो क्या है, और वही आप उनके ऑफिस में आता है सुसेशन में। इसको कहाँ पे है, ये ब्रिटेन में चलती है मोनार्की। समझ आ गया गाइस आपको। अब रिपब्लिक में क्या होता है कि जो हेड, स्टेट का हेड होता है, वो हमेशा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है किसी फिक्स्ड पीरियड के लिए, जैसे कि यूएसए में है, समझ आ गई, और इंडिया में भी रिपब्लिक ही है। तो आगे बढ़ते हैं गाइज। इसीलिए जो टर्म रिपब्लिक जो है हमारे प्रियम्बल में इंडिकेट करता है कि हमारा जो इलेक्टेड हेड जो होता है, जिसे हम प्रेसिडेंट कहते हैं, ठीक है, ही इज इलेक्टेड डायरेक्टली इनडायरेक्टली। इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है कितने पीरियड के लिए, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years। ठीक है, इसको 5 साल के पीरियड के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ और रिपब्लिक का ये मीनिंग भी है, टू मोर थिंग्स वन, जिससे कि वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सावरेंटी इन द पीपल, यानी कि लोगों के पास पॉलिटिकल सावरेंटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि या किसी सिंगल इंडिविजुअल के पास पॉलिटिकल सावरेंटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि किंग के पास होती है। और सेकंड क्या है, जो किसी भी प्रिविलेज्ड क्लास है, जो भी कोई प्रिविलेज क्लास है, ठीक है, एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेज बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और यहाँ पे क्या है, यानी कि कोई भी अगर प्रिविलेज क्लास है, ठीक है, किसी के पास अच्छा है, सब कुछ है, ठीक है, तो उसके लिए मतलब कि जैसे कि कोई ऑफिस, मैं एग्जांपल बता दूं आपको, कोई ऑफिस है, वहां पे खास आदमी कोई जाने दे जाता है। ठीक है, वो रिच है, टैक्स पे करता है, हर एक कुछ है, तो उसमें उसको ही जाने की इजाजत है। तो गाइज वो क्या हो जाएगी, वो तो बिल्कुल भी रिपब्लिक है ही नहीं ना, वो चीज रिपब्लिक है ही नहीं। जब किसी भी इंडिविजुअल को, यानी कि चाहे वो गरीब हो, किसी भी कास्ट का हो, अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, नो मैटर्स, ठीक है, उसको वहां पे किसी भी ऑफिस में जाने की इजाजत है, जैसे कि हमारे इंडिया में है। ठीक है, तो गाइज इसलिए वहां पे किसी को भेदभाव नहीं किया जाता है, तो इसे हम कहते हैं रिपब्लिक। ठीक है गाइज, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा रिपब्लिक के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हमारा जस्टिस। जस्टिस क्या होता है गाइज, इंसाफ। को किस तरह का इंसाफ होना चाहिए, हमारे प्रियम्बल में बताया गया है कि 3 किस्म का, यानी कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ठीक है, क्या करेगा, अलग अलग प्रोविजन से इन सबको, इन जस्टिस को क्या करने की, फुलफिल करने की, सिक्योर करने की कोशिश करता है फंडामेंटल राइट के जरिए और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के जरिए। आगे हम पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो होगा हमारा फंडामेंटल राइट्स पे होगा। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, इस हफ्ते में आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा पार्ट करवा दूंगा। अगले हफ्ते हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके लिए जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो गाइस बने रहिए मेरे साथ, आप चिंता करने की आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभी हमारी डेट नहीं आई। जब हमारी डेट आएगी तो हम एक्सेलरेट करेंगे अपनी इसको, जो हमारी प्रिपरेशन उसको एक्सेलरेट करेंगे, उसको बढ़ाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तब तक हम अपने ही ट्रेंड पे चलेंगे। जैसे हमारा डेली की 2 वीडियो आती हैं वो आती रहेंगी। फिर हमारा सोशल जस्टिस क्या होता है, यानी कि हर एक सिटीजन की इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी जाति पे हो, चाहे वो किसी रेस पे हो, किसी रिलीजन पे, सेक्स पे, यानी कि किसी पे भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हर एक, इसमें इसका मतलब ये है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज बीइंग एक्सटेंडेड इन पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इंप्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि हमने क्या करना है, जो प्रिविलेजेस दी भी जाएंगे किसी को, या कुछ जो पार्टिकुलर सेक्शन होगा सोसाइटी का, ठीक है, अगर हमने बैकवर्ड क्लासेस को इम्प्रूव करना है, एसटीज, ओबीसीज और वुमेन को, ठीक है, तो उनके लिए क्या दिया जाएगा, कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाएंगी। ठीक है गाइज, फिर होता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या समझ आ गया होगा इकोनॉमिक से। ठीक है, अगर हमने इकोनॉमिक फैक्टर देखेंगे, अगर इकोनॉमिक फैक्टर को देखेंगे तो वहां पे भी किसी को भी क्या है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई भी इनइक्वालिटी जो इंडिया में वेल्थ के नाम पे, इनकम, प्रॉपर्टी के नाम पे, ठीक है,
वो सब क्या होनी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए। कोई भी इनइक्वालिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, सबके लिए इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और जो सोशल जस्टिस के जो कॉम्बिनेशन और इकोनॉमिक जस्टिस का कॉम्बिनेशन है, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ठीक है। याद रखिएगा कि कॉम्बिनेशन जो है सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस का, जिसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। फिर है हमारे पास पॉलिटिकल जस्टिस। क्या होता है, ये इम्प्लाई करता है कि जितने भी सिटीजन हैं उनके पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए, ठीक है। हर एक की पॉलिटिकल ऑफिस में जाने की पहुंच होनी चाहिए और इक्वल वॉइस होनी चाहिए गवर्नमेंट में, ठीक है। ये नहीं कि अगर जो गरीब है उसकी आवाज़ आगे पहुंचती नहीं है, उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, तो इस तरह भी नहीं होना चाहिए। यानी कि हर किसी को पॉलिटिकल जस्टिस मिलना चाहिए, ठीक है। अब आइडियाज़ जो हैं आप देखिए, अब आइडिया जो है जस्टिस के, यानी कि सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के, ये कहाँ से लिए गए हैं? रशियन रेवोल्यूशन, जो रशिया में रेवोल्यूशन आया था, रशिया में क्रांति आई थी 1917 में, तो वहां से इनको लिया गया है इन आइडियल्स को। फिर आता है हमारे पास लिबर्टी। तो गाइस जस्ट लिबर्टी का मीनिंग क्या होता है? एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट, किसी के ऊपर ज्यादा क्या होनी चाहिए, रिस्ट्रेंट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। और उसी टाइम क्या है, उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करनी है कि वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट अच्छे से हो, ठीक है। उसके बाद प्रियम्बल जो है वो सिक्योर करता है हमारे जितने भी सिटीजन है इंडिया के, ठीक है, उनको उनकी लिबर्टी ऑफ थॉट होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए, यानी कि उनके ख्याल वो एक्सप्रेस कर सके लोगों के सामने, उनका जो बिलीफ है, जो उनका फेथ है, और वर्शिप कर सकें, किसी की वर्शिप भी कर सकते हैं। वो किससे सिक्योर किया है? हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इन्फोर्सेबल है इन कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन केस ऑफ वायलेशन। जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन होगा, जब भी इनकी वायलेशन होगी, तो ये हम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है, और अपना जो हमारा हक है वो हम वहां से ले सकते हैं, ठीक है। अब वो इन्फोर्सेबल है, यानी कि अगर हमारे राइट वायलेट हो रहे हैं तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, किसी भी हमें यहाँ पे चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद है लिबर्टी। लिबर्टी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, हमारे प्रियम्बल में एलाबोरेट किया गया है इसको बहुत ही, क्या, ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सक्सेसफुली फंक्शन करे, ठीक है। लिबर्टी का ये मतलब, देखो मैं आपको बता दूं कि लिबर्टी का ये मतलब भी नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दिया कि आपका जो मन करे आप उसको ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, बल्कि इस पे भी कोई लिमिटेशन लगाई गई है, ठीक है। अगर मैं शॉर्ट में आपको कहूं तो लिबर्टी क्या है, लिबर्टी ने जो कंसीव्ड बाय द प्रियम्बल, जो प्रियम्बल से लिबर्टी को कंसीव किया गया है या फंडामेंटल राइट को कंसीडर किया गया है, वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि क्वालिफाइड है। ये नहीं है कि आप कुछ भी करो भाई, आपकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है, बल्कि आपको कानून के दायरे में रह के सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का जो आइडिया है, ये हमारे प्रियम्बल ने कहाँ से लिया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच की क्रांति आई थी कब? 1789 1799 तक, ठीक है, वहां से इसको हमने लिया हुआ है। अगला जो हमारे पास कीवर्ड है वो है हमारे पास गाइस इक्वलिटी। तो इक्वलिटी का मतलब सब जानते हैं कि सब बराबर होने चाहिए, तो किसी को भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए किसी भी सेक्शन को, ठीक है। एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट, और सबके पास क्या होनी चाहिए, एडिक्वेट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर एक इंडिविजुअल के पास, बगैर किसी भेदभाव के। इनके अगर आपको कहीं काम पे लगाया जा रहा है तो वहां पे सिर्फ एक ही कम्युनिटी को काम पे लगाया जा रहा है, दूसरी कम्युनिटी को काम पे नहीं लगाया जा रहा है, तो वो गाइस वो हो जाता है भेदभाव, ठीक है। अगर आप एक जगह पे काम चल रहा है, सरकारी काम चल रहा है, तो वहां पे कोई भी किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी रेस का, कोई भी सेक्स का बंदा वहां पे जा सकता है, काम कर सकता है, तो गाइस वो हो जाता है हमारा एडुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अब जो प्रियम्बल जो है सिक्योर करता है इंडिया के सिटीजन्स को, ठीक है, हर किसी को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस है और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए यहाँ पे, और मिलती भी है, ठीक है। जैसे कि कोई जॉब निकलती है, अगर हमारी कोई, मान लो कि जैसे कि अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, ठीक है, इसमें तो ये नहीं बोला जाएगा ना कि सिर्फ लड़के ही फॉर्म भरेंगे, लड़कियां फॉर्म नहीं भरेंगी, सिर्फ हिंदू ही फॉर्म भरेंगे, मुस्लिम फॉर्म नहीं भरेंगे, एक कम्युनिटी फॉर्म भरेगी, दूसरी कम्युनिटी फॉर्म नहीं भरेगी, जम्मू डिवीजन के फॉर्म भरेंगे, कश्मीर डिवीजन के फॉर्म नहीं भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सबको क्या होगा, यहाँ पे इक्वल यहाँ पे ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये प्रोविजन जो इसके 3 डायमेंशन है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, सबके पास ये 3 किस्म की इक्वलिटी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो आता है हमारा फ्रेटर्निटी। तो गाइस फ्रेटर्निटी क्या है? फ्रेटर्निटी होता है कि भाईचारा, फ्रेटर्निटी मीन होता है कि हर आपस में हमें भाईचारा कायम रखना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रमोट करता है इस फीलिंग को, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप की फीलिंग के साथ, ठीक है। देखो जो पहले क्या था कि आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A था।
हमारे पास ड्यूअल सिटीजनशिप थी। वी वर द सिटीजन ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ वी आर सिटीजन ऑफ इंडिया। अब हम क्या है, इंडिया के ही सिटीजनशिप हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि भाईचारे की फीलिंग जो है, फ्रेटर्निटी की फीलिंग जो है वो प्रमोट होती है, ठीक है। आल्सो और एक चीज ये भी बताई गई है कि जो फंडामेंटल राइट जो है 51A, सॉरी, जो फंडामेंटल ड्यूटी जो है 51A हमें ये कहती है कि हर एक सिटीजन की ड्यूटी जो है ये उसको क्या करना है, हार्मोनी को प्रमोट करना है और कॉमन ब्रदरहुड को यहाँ पे ऐसा सेपरेट लोगों के बीच में जगाना है, ठीक है। ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक रीजन, बल्कि हमने अपने रिलीजन को नहीं देखना है, अपने रीजन को नहीं देखना है, अपने सेक्शन को नहीं देखना है, अपने लैंग्वेज को नहीं देखना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें हर एक लोगों के बीच में क्या बना के रखना है, भाईचारा बना के रखना है। तो गाइस जो प्रेम्बल जो है डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी को, ये एश्योर करेगा दो चीजों को, इंडिविजुअल की डिग्निटी होनी चाहिए और यूनिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए नेशन की। तो गाइस मैंने पहले कहा था कि इंटीग्रिटी जो है इसको भी हमारे प्रेम्बल में ऐड किया गया है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है गाइस। तो आगे कुछ क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन के आंसर आपको गाइस देने होते हैं, तो बहुत ही मजा आता है जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड करते हो। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप आगे आंसर देखिए, ठीक है गाइस। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। इनमें से इंडिया को सेक्युलर स्टेट कौन सा डिस्क्राइब करता है? फंडामेंटल राइट्स, 9th शेड्यूल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट। प्रियम्बल के अगर रिगार्डिंग हम देखें तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। The Supreme Court has recently ruled that it is not a part of the Constitution. It has been amended twice. All of the above are correct. तो आपको बोलना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर आपको मिल जाता है कहाँ पे, जो PDF में आपको प्रोवाइड करता हूँ वहाँ इसका आंसर आपको मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको इसका आंसर प्रोवाइड करना है। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास गाइज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, ठीक है, इसने प्रियम्बल का आइडिया कहां से बोरो किया है? ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA से। तो कहां से किया है गाइस वो आपको बताना है, क्योंकि मैं अभी पीछे मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था कि हमने ये आइडिया कहां से बोरो किया हुआ है। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? सप्रेशन ऑफ ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन उन सबको सप्रेस करना, ठीक है। जो माइनॉरिटीज हैं उनको वर्शिप की फ्रीडम देना। उसके बाद सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, रिलीजन को स्टेट से सेपरेट करना, ठीक है। एक सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी दैट डज नॉट फेवर एनी पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ, ठीक है। पॉलिटिकल एंड सोशल फिलोसफी का एक सिस्टम, ठीक है, जो किसी पार्टिकुलर रिलीजन को या फेथ को फेवर नहीं करते। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ठीक है। तो गाइज अगला क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है, जो वर्ड सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी जो नेशन की, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये ऐड की गई थी। अब कौन सी अमेंडमेंट थी वो? 42nd, 44th, 46 और नन ऑफ द अबव। तो गाइज कौन सी अमेंडमेंट थी? अभी पीछे पढ़ चुके हैं, 10 बार मैं इसको बता चुका हूं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इसका आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर दीजिए गाइज। तो गाइज इसी के साथ अपनी वीडियो को हम यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको प्रियम्बल के बारे में जो आपके डाउट्स थे, आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। जो आपको नहीं आता था वो शायद आपने यहाँ पे सीखा होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस अगर आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिला है, जरूर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, आपको वीडियो कैसी लगती है, अच्छी लगती है, बुरी लगती है, ठीक है। उसके बाद समझ आता है नहीं आता है, इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज, ठीक है। वीडियो को देखने के लिए आपका गाइज बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे ही जल्दी सबसे पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। तो गाइज हमारी एग्जैक्ट टाइमिंग पे वीडियो मिलती है, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको अगली वीडियो एग्जैक्ट 1 बजे मिल जाएगी गाइज, वो होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे, ठीक है गाइज। चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब हम यहाँ पे हैं चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि आपका सिलेबस कवर करवाना है तो करवाना है। तो गाइज इसी गति हम आपसे विदा लेते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।